Hello students, this is SN ma'am, your biology mentor, welcomes you all at my classroom platform. So बच्चा आज हम पढ़ने वाले हैं plant growth and development. We are going to start a new chapter which is of class 11th. प्लांट फिजियोलॉजी से बिलोंग करता है हमारा ये चैप्टर और ये चैप्टर कहता क्या है कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ कैरी आउट होती है what are the ways how the growth is taking place, what are the factors which are governing the growth, how many types growth can happen in plants, किस तरीके से सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को डेवलप करवा रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू टेक केयर विद इन आवर दिस लेक्चर. एंड ये ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से हॉर्मोन्स पे डिपेंड करती है दैट वी आर गोइंग टू लुक लेटर ऑन within the same chapter. So bacha, let's begin with our class with the plant growth and development. So when we see the growth of any plant part, what is observed? Yes. Hanji Rohit bacha, how are you? Very good afternoon. So जो ग्रोथ का प्रोसेस है, जो ग्रोथ का फेज है, वो किस तरीके से कैरी आउट होता है. इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द प्लांट, every plant started life from a small seed. When we sow seed into the soil, what happens there? By the absorption of moisture, by the absorption of water, it starts germinating. And when a seed germinates, it produces root at the first. A small white thread-like structure appear coming out. And on the top, green color's leafy shoot appears. Now, gradually, the growth is again taking place and gradually, the root system is getting extensive. Growth is happening within the root system. Simultaneously, growth is also taking place above the aerial portion where the stem gives rise to lateral branches, the leafy portion appears, flower develops, later on flower convert into fruit and the formation of seed happens again within the fruit. तो ये जो प्रोसेस साइक्लिक चेंजेस जो कैरी आउट हो रहे हैं ये कंटिन्यूसली रिपीट होते रहेंगे. बट व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर गवर्निंग देम? तो ग्रोथ किस किस वजह से हो रही है? रूट्स की ग्रोथ हो रही है, शूट ग्रो कर रहा है, क्या कोई फैक्टर्स है, क्या कोई चीज़ें हैं जो इन्हें कंट्रोल करने का काम कर रही है? तो yes, we will choose that or we will say कि yes, there is certain role of hormones. बट अकेले हॉर्मोन्स जो कि प्लांट की खुद की सेल्स प्रोड्यूस कर रही है, अकेले वो तो प्लांट की ग्रोथ को नहीं करवा सकते. दे नीड सर्टेन अदर फैक्टर्स ऑल्सो. और इन अदर फैक्टर्स में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो कंडीशंस हैं, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, वाटर कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर विच आर ऑल टुगेदर कंट्रोलिंग द फिनोमिनन ऑफ ग्रोथ. तो अगर हमें बात करनी हो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में तो हम क्या बोलेंगे? एक प्लांट अपनी पूरी लाइफ स्टार्ट करता है एक सीड के लेवल से. व्हाट हैपेंस? सीड के अंदर जर्मिनेशन कैरी आउट होगा. बट सीड कब जर्मिनेट करेंगे? सीड्स पड़े हैं एक पैकेट के अंदर पैक करके, क्या वो वहां पे जर्मिनेशन शुरू कर देंगे? हमारा आंसर होगा पड़े पड़े अपने आप से. ना 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 ना, ऐसे तो जर्मिनेशन नहीं होगा. फॉर जर्मिनेशन दे नीड सर्टेन कंडीशंस. व्हाट आर दोज कंडीशंस? दे नीड सर्टेन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, दे नीड मॉइस्चर यानी वाटर की रिक्वायरमेंट है, एंड अलॉन्ग विद दैट दे नीड अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन. जर्मिनेटिंग सीड की रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जर्मिनेट करवाने के लिए असेंशियल होंगे. जब ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम कहेंगे कंडीशन कैसी है? अब कंडीशन फेवरेबल है, मज़ेदार कंडीशन है, तो सीड्स आराम से ग्रो करेंगे, सीड्स आराम से जर्मिनेट करेंगे. अगर ये कंडीशंस हटा ली जाए, मॉइस्चर नहीं दे रहे, वाटर नहीं दे रहे, ऑक्सीजन भी ज़्यादा नहीं अवेलेबल, सिर्फ सीड है, सॉइल भी नहीं है, तो क्या वो जर्मिनेट करेंगे? नो. एट दिस पॉइंट सीड विल नॉट जर्मिनेट. दे आर in resting phase. Because what is the structure of seed? It contains seed coat as an outer covering and a live embryo is present within the seed. So on germination what is happening? The embryo is growing there basically.
जब फेवरेबल कंडीशन है तो एम्ब्रियो ग्रो करेगा, रेडिकल से रूट्स, प्लूम्यूल से शूट, प्लांटलेट जो है छोटू सा क्यूट सा प्लांटलेट वो धीरे धीरे डेवलप करना स्टार्ट करेगा। ये सारे काम कब होंगे? जब कंडीशन हो पूरी तरीके से फेवरेबल, यानी सीड जर्मिनेशन विल टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन। व्हाट डू वी मीन बाय द फेवरेबल कंडीशन? व्हेन वी आर सेइंग दैट ऑक्सीजन, वाटर, प्रॉपर सॉइल टाइप, न्यूट्रिएंट्स, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, जब सारी चीजें कंफर्ट के हिसाब से प्रेजेंट है तो है कंडीशन फेवरेबल। कंडीशन फेवरेबल है तो ग्रोथ कैरी आउट होगी। बट अगर कंडीशन है एक्सट्रीम, अनफेवरेबल कंडीशन अगर है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? सीड का जर्मिनेशन कैरी आउट नहीं हो पाएगा। वो अपनी जैसी डोर्मेंट फेज के अंदर है, रेस्टिंग फेज के अंदर है, वो वैसे ही पड़े रहेंगे। तो अंडर unfavorable condition, what is happening? Under unfavorable condition, seeds are not germinating and they are showing suspended growth or they are present in the resting phase. तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने क्या आता है? growth of plant starts from seed germination. और ये सीड जर्मिनेशन कब होगा? इट विल टेक प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन होंगी तो सीड जर्मिनेट होंगे, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेंगे, प्लांट के पूरे पार्ट को डेवलप करवाने का काम कर रहे होंगे। अब जब ग्रोथ हो रही है प्लांट पार्ट्स के अंदर, तो इस ग्रोथ का जो कंप्लीट सम टोटल हमारे सामने आता है, द एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। तो हम ये बोल सकते हैं डेवलपमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल टाइप ऑफ ग्रोथ्स। अब प्लांट्स के अंदर सिर्फ ग्रोथ ही इकलौता फैक्टर नहीं है जो कंप्लीट डेवलपमेंट को गवर्न कर रहा है, एक और चीज इसके साथ ऐड ऑन हो रही है। और वो क्या चीज है जो ऐड ऑन हो रही है? दैट थिंग इज डिफरेंशिएशन। सी, जब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, तो एक बेसिक सा तरीका है ग्रोथ को मेजर करने का, ग्रोथ को ऑब्जर्व करने का, ग्रोथ को स्टडी करने का, दैट इज सेल्यूलर कंटेंट के अंदर इंक्रीमेंट। सेल्यूलर कंटेंट में इंक्रीमेंट मतलब सेल डिविजन कैरी आउट हो रहा है। इफ सेल डिविजन इज टेकिंग प्लेस, दैट मीन्स नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग। अब ये चीज प्लांट्स के अंदर इनडेफिनेट टाइम तक चलती है, बिकॉज वी नो कि प्लांट्स के अंदर कौन से वाले टिश्यूज हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है जो थ्रू आउट द लाइफ डिवीजन शो करेंगे। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है, ग्रोथ कंटिन्यूस होती जा रही है, तो सब कुछ एक जैसा ही बन जाएगा। पता कैसे चलेगा कौन रूट है, कौन शूट है, कौन लीव्स हैं, कौन फ्लावर है, क्या जाइलम कंटेंट है, कहाँ पे फूड का स्टोरेज करना है, कहाँ पे ज़्यादा मजबूती प्रोवाइड करनी है। सारी चीज़ें एक जैसी चीज़ से काम नहीं चल सकता। तो जस्ट टू क्रिएट डिफरेंसेस, जस्ट टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो एक जैसी सेल्स ग्रो कर रही हैं, नाउ दे विल मूव इन डिफरेंट लीनिएजेस एंड दे विल डिफरेंशिएट देमसेल्फ, जिनकी वजह से अब उन्हें अलग नाम से पहचाना जाएगा। तो सबसे पहले ग्रोथ कैरी आउट होगी और ग्रोथ के साथ साथ क्या क्या होगा? डिफरेंशिएशन कैरी आउट होगा। And due to growth and differentiation, the overall development of plant is taking place. दो चीजें कंट्रोल कर रही है, one is growth, another is differentiation. Development of mature plant from a zygote follow a precise and highly ordered succession of events. Eventually, step by step चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, राइट? बच्चा शंभू, इट विल बी बेटर फॉर यू टू ज्वाइन द प्लेटफॉर्म ऑफ माई क्लासरूम, ओके? मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? एक ब्रॉड टर्म है।
अगर मैं पूछूं ग्रोथ इज बिग और डेवलपमेंट इज बिग, तो आंसर क्या जाएगा? डेवलपमेंट इज अ लार्जर और बिगर फिनोमिनन बिकॉज इट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टाइप ऑफ ग्रोथ अलोंग विद द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आते हैं, ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस कैरी आउट होता है, इसको कंट्रोल कौन कौन कर रहे हैं? कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो विद इन द प्लांट सिस्टम है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल फाइटो हॉर्मोन्स, दैट इज प्लांट हॉर्मोन्स, ये कंट्रोल कर रहे हैं कि सेल डिवीजन कितना होना चाहिए, प्लांट पार्ट के अंदर कितना इलोंगेशन कैरी आउट होना चाहिए, प्लांट पार्ट्स कब डिफरेंशिएट होने चाहिए, कब फ्लावर फॉर्मेशन होना चाहिए, कब फ्रूट्स बनने चाहिए, एंड अलोंग विद दैट ओल्डर पार्ट्स ऑफ प्लांट कब डिटैच होने चाहिए, अलग होने चाहिए। तो उनका जो ग्रोथ को लेकर सारा का सारा प्रोसेस है, कंट्रोल एंड गवर्न करने के लिए जो इंट्रिंसिक फैक्टर काम कर रहे हैं, दैट इज द फाइटो हॉर्मोन्स और प्लांट हॉर्मोन्स विच आर केमिकली इन नेचर। साथ ही साथ जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो भी कंट्रोल कर रहे हैं प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इनमें हम किन किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें? तो सबसे पहले अवेलेबल सनलाइट, जैसे ही शूट का छोटा सा पोर्शन इरप्ट होता है, वैसे ही प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो चुका होता है, बिकॉज ग्रीन पार्ट है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट देयर, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट होगा। दे रिक्वायर वाटर, दे रिक्वायर ऑक्सीजन, proper type of soil, and so many other factors are also there which are controlling or governing the external or extrinsic factor of the growth. So development is controlled by both internal and external factor. इन्हें ही हम intrinsic या extrinsic भी बोल सकते हैं simultaneously. अब ग्रोथ जो है ये किसी भी लिविंग क्रिएचर का वन ऑफ द फीचर है कि अगर किसी क्रिएचर का बर्थ हुआ है तो वो ग्रो करेगा ही करेगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल। बच्चा फाइटो हॉर्मोन्स, फाइटो टर्म का मतलब होता है प्लांट, हॉर्मोन्स का मतलब होता है सिंपली हार्मोन। तो प्लांट के थ्रू जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ऑल दीज आर phytohormones we can call them, or we can call them as plant hormones. तो phytohormones थोड़ा sophisticated सा term लगता है, प्लांट के लिए फाइटो टर्म यूज कर रहे हैं, हॉर्मोन्स आर सिंपली हॉर्मोन्स। एनिमल्स के केस में या ह्यूमन बॉडी हमारे खुद को लेकर हम सिंपली हार्मोन टर्म यूज करते हैं। प्लांट के लिए इन्हीं को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोला जाता है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलें, चाहे फाइटो हॉर्मोन्स बोलें, चाहे हॉर्मोन्स बोलें, जिनके बारे में हम डिटेल में कल की क्लास में चर्चा कर रहे होंगे बच्चा, कि किस पर्टिकुलर हार्मोन का क्या रोल है, वो क्या फंक्शन प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट वी आर गोइंग टू सी इन टुमारोज क्लास। तो ग्रोथ जो है एक फंडामेंटल सा चीज है। हम भी पैदा हुए थे बहुत छोटू से, धीरे धीरे हमारी बॉडी के साइज के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला। ग्रोथ इज हैपनिंग देयर, ग्रोथ हैज हैपेंड देयर। लाइकवाइज सीड जर्मिनेट करा छोटा सा, वहां से एक प्लांटलेट सा ग्रो करता है, धीरे धीरे ग्रो करते करते इसकी सरफेस पे फ्लावर्स आ रहे हैं, फ्रूटिंग हो रही है। तो फेजेस ऑफ डेवलपमेंट्स आर गोइंग ऑन, दे आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। और ग्रोथ अगर एक बार कैरी आउट हो गई, ग्रोथ अगर एक बार कैरी आउट हो गई, क्या हम इसको वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं? हम ग्रो करके बड़े हो गए, अब चाहते हैं वापस वही छोटे से बच्चे बन जाएं, स्कूल जाना है, स्कूल लाइफ बहुत मिस कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम हमारी ग्रोथ को रिटार्ड कर दें, या हम कहेंगे रिवर्स कर दें, नॉट द रिटार्ड, रिवर्स कर दें और वापस से छोटे बच्चे बन जाए? मस्ती वाली लाइफ है, कोई पढ़ने लिखने की टेंशन नहीं है, खेलो कूदो सो आराम से। प्रिफर तो सब करते हैं, पसंद सबको है, लेकिन कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो जब हमारे साथ नहीं पॉसिबल तो प्लांट्स के केस में भी नहीं पॉसिबल। अगर एक बार सीड के जर्मिनेशन से प्लांटलेट एंड देन धीरे धीरे ग्रो करते करते पूरा प्लांट और ट्री ग्रो कर जाए, क्या वापस से रिवर्स कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। तो ग्रोथ जो हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही जाएगी और ये परमानेंट चेंजेस लाएगी। ग्रोथ इज परमानेंट एंड इट इज इरिवर्सिबल। ग्रोथ कैसा चेंजेस लेकर आती हैं? परमानेंट चेंज लाएंगी और वापस से रिवर्स उनको नहीं कर सकते। और इसी ग्रोथ की वजह से सेल साइज, सेल नंबर, इन सब के अंदर क्या देखने को मिलता है? इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। दे इंक्रीजेस इन द साइज। नेक्स्ट अगर हमें बात करनी हो यहाँ पे कि ग्रोथ को और कौन कौन सी चीजें कंट्रोल और गवर्न कर रही है। हम कह रहे हैं सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। यस बच्चा रोहित, इट्स नॉट पॉसिबल। सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है सेल डिवीजन कैरी आउट होने की वजह से। देन सेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू सेल डिवीजन। देन इलोंगेशन हो रहा है तो सेल का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, विड्थ इंक्रीज हो रहा है, प्राइमरी ग्रोथ इज देयर, सेकेंडरी ग्रोथ इज देयर। ये सारी चीजें हो क्यों रही है? व्हाई द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ सेल इज इंक्रीजिंग? तो उसका जवाब है अगेन विच इज कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग क्रिएचर, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। और क्या है इसका आंसर? तो सिर्फ एक ही वर्ड के थ्रू आता है एंड दैट वर्ड इज मेटाबॉलिज्म। तो प्लांट की सेल्स भी मेटाबॉलिज्म के फिनोमिनन को शो करती हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर ग्रोइंग इन द साइज। स्टेम की लेंथ इंक्रीज हो रही है, लीफ का एरिया इंक्रीज हो रहा है, रूट सिस्टम एक्सटेंसिव होता जा रहा है। ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज रिजल्ट ऑफ metabolic changes which is taking place into the cells or which is taking place into the particular tissue of the plant. तो ये जितने भी ग्रोथ से रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं सबके अंदर मेटाबॉलिक इवेंट्स कैरी आउट हैं। कुछ चीज़ें बन रही है, कुछ चीज़ें टूट रही है, यानी एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। अब ये एनर्जी का सोर्स क्या है? फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी हैज़ कम? हाँ जल्दी बताएं रोहित बच्चा। एनर्जी जो यूटिलाइज हो रही है ग्रोथ को लेकर, ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू आ रही है, बट विच काइंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस? तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन। सोलर एनर्जी को यूज़ करके प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड प्रोड्यूस करेंगे और उस एनर्जी से, उससे जो एनर्जी जनरेट होगी उससे अपनी ग्रोथ की मल्टीपल फिनोमिनन को कंट्रोल करेंगे। अब प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन प्लांट्स growth can be of two type. One is primary growth, another is secondary growth. What happens in primary growth? Plant increases in length. लंबाई के अंदर इंक्रीमेंट कैरी आउट होगा। लेटर ऑन ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द गर्थ और विड्थ और मोटे होने शुरू हो जाएंगे। तो जो लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट है वो किसकी वजह से हो रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा बट इट विल बी एपिकल एंड इंटरकैलरी। फिर वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से जो ग्रोथ कैरी आउट हो रही है, वेदर इट इज टेकिंग प्लेस इन रूट एंड शूट, ये किसकी वजह से हो रहा है? सेकेंडरी ग्रोथ को इंट्रोड्यूस करवाएगा ये, और हो किसकी वजह से रहा है? इट इज हैपनिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एपिकल और इंटरकैलरी का काम क्या है? एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है इंक्रीमेंट इन लेंथ, प्राइमरी ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। लेटरल
ग्रोथ को इंट्रोड्यूस करने का काम कौन करेगा या सेकेंडरी ग्रोथ को इंट्रोड्यूस करने का काम कौन करेगा? तो दैट इज लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू विच इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एंड द कॉर्क कैम्बियम। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या है, कॉर्क कैम्बियम क्या है, कहाँ प्रेजेंट होती है, कैसे काम करती है? टू रीड और टू नो मोर अबाउट दैट यू कैन गो एंड वॉच माई लेक्चर्स ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। वहाँ हमने सेकेंडरी ग्रोथ को बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो यू विल बी गेटिंग दैट कनेक्ट फ्रॉम दोज लेक्चर्स। अब प्लांट के अंदर जो ग्रोथ कैरी आउट होती हैं, प्राइमरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगा प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से लॉन्ग एक्सिस का फॉर्मेशन कैरी आउट होगा। सेकेंडरी ग्रोथ को कौन इंट्रोड्यूस करवा रहा है? तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिसकी वजह से गर्थ के अंदर इंक्रीमेंट होगा। इट इंक्रीजेज, सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीजेज गर्थ ऑफ द ऑर्गन। किन किन में और कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो इफ वी हैव टू लुक फॉर द एग्जाम्पल, इन केस ऑफ डाइकोटाइलिडनस प्लांट इन जिम्नोस्पर्म क्या देखने को मिलता है? सेकेंडरी ग्रोथ देखने को हमें ज़्यादा मिलती है। मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जनरली देखने को नहीं मिलती है। प्लांट की लाइफ जो है बहुत ही शॉर्ट स्पैन की होती है, जबकि डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म के अंदर पेरिनियल प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, लंबे लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हैं फॉर सो मेनी ईयर्स। तो उस केस के अंदर, हेलो बच्चा नूरानी, सो उस केस के अंदर क्या देखने को मिलता है कि सेकेंडरी ग्रोथ कैरी आउट होने की वजह से विड्थ का जो थिकनिंग का या डायमीटर जो है उसका एक्सपेंशन कैरी आउट होता है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। और इन दोनों में, वेस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम में कौन से वाले टिश्यू प्रेजेंट हैं? तो लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीमेंट इन द विड्थ। अब ग्रोथ जो है हम कह रहे हैं हो रही है, बहुत टाइम से हम कह रहे हैं प्लांट में ग्रोथ होती है, हो रही है, देख सकते हैं, बट कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो मेजर करके बताओ। अगर आप कोई पैरामीटर के थ्रू मेजर कर दोगे तो हम मान लेंगे हाँ ग्रोथ हुई है, ठीक है, उनकी खुशी के लिए ऐसा भी करेंगे हम। क्या किया जा सकता है? सबसे पहली चीज़, सबसे बेसिक लेवल पे जो हो रही है दैट इज सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो प्लांट का जो ड्राई वेट होगा या जो वेट होगा उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा। फ्रेश वेट हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, हम एक प्लांट पार्ट को तोड़ कर लाए, उसको वे किया, मेजर किया, ये हमारे पास आ गया फ्रेश वेट। अब इससे हमें एक्चुअल वेट निकालना है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का, तो उसके लिए क्या करें? हॉट एयर ओवन में उस पर्टिकुलर प्लांट पार्ट को हमें रखना है। व्हाट विल हैपन? द वाटर विल इवोपोरेट, वेपर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, पीछे बचेगा सिर्फ ड्राई वेट, जो हमें एग्जैक्ट आइडिया दे रहा होगा कि कितने लेवल पे सेलुलर ग्रोथ कैरी आउट हुई है, जिसकी वजह से प्लांट का ओवरऑल वेट इंक्रीज हुआ है। दैट इज इक्विवेलेंट टू द मेजरमेंट ऑफ द ग्रोथ विद इन द प्लांट सिस्टम। तो फ्रेश वेट को मेजर करेंगे, फिर ड्राई वेट को मेजर करेंगे। ग्रोथ के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? सेलुलर लेवल पे ग्रोथ कैरी आउट हो रही है, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। देखो दो चीज़ें हैं, अगर हम कहें सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो भी प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, अगर हम कहें सेल का इलोंगेशन कैरी आउट हो रहा है, छोटी सी सेल साइज में ग्रो करके बहुत बड़ी हो रही है, तो भी तो सेल का प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। तो इन ऑल द टर्म्स, वेदर द नंबर ऑफ सेल आर इंक्रीजिंग, वेदर द इलोंगेशन इज हैपनिंग, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होगा ही होगा। अब जब ग्रोथ कैरी आउट हो रही है तो किस किस पार्ट में क्या क्या चेंजेस नजर आते हैं? सबसे पहले बात करते हैं, लेंथ में कोई चेंज नजर आएगा? यस, आएगा। प्लांट विल इंक्रीज इन लेंथ, रूट्स विल गो डीपर, तो वहाँ पे रूट्स भी बढ़ रही हैं, स्टेम भी बढ़ रहे हैं, या जो एरियल पोर्शन है उस पे शूट पोर्शन जो है उसकी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेंथ की बात करें तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ। अब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे अडहेर हुए, पोलन ट्यूब बनी और लंबी बनी और लंबी बनी, तो ये पोलन ट्यूब की जो लेंथ इंक्रीज हो रही है ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है? ऑफ कोर्स यस कर रही है। स्टेम की ग्रोथ स्टेम की लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट को मेजर करती है। सेकेंड वन इज द एरिया। एरिया की जब हम बात कर रहे होते हैं
तो यहाँ पे हमें ये चीज़ को मेंशन करना है कि हमें किसी फॉरेस्ट के एरिया को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अपर लेयर पे जो कैनोपी है वो बॉटम में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनकी कैनोपी को ऑक्लूड करने का काम कर रही है। हम सिर्फ टॉप लेयर को नहीं काउंट करेंगे, हमें मल्टीपल लेयर्स के अंदर चेक करना है कि एरिया कितना ज़्यादा डेंस होता जा रहा है, कितना ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। देन वॉल्यूम, वाटरमेलन के अंदर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देख सकते हैं, इनिशियली छोटा सा होता है, धीरे धीरे उसका साइज प्लांट पे लगे लगे ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। देन सेल के नंबर में इंक्रीमेंट, दिस इज द वेरी गुड थिंग जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मेज यानी कि कॉर्न के अंदर जो रूट एपिकल रीजन है, दैट रूट एपिकल रीजन is showing the growth of 17,500 new cells per hour। यानी रूट की टिप्स पे जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा वो पर आवर 17,500 नई सेल्स बना रहा है। इतनी नई सेल बन रही है, ये ग्रोथ का पार्ट होगा कि नहीं होगा? यस, इट इज द पार्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल। व्हाट आर यू सेइंग? ओके, चलो, तो दीज वर द एग्जाम्पल। अब ग्रोथ को कितने पार्ट्स और फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं? तो दिस इज 3 पार्ट्स, मेरिस्मेटिक फेज, इलोंगेशन फेज एंड मैच्योरेशन फेज। मेरिस्मेटिक फेज के अंदर क्या हो रहा है? एक्टिवली डिवीजन कैरी आउट हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है। इलोंगेशन में एज सच कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। मैच्योरेशन फेज के अंदर प्लांट पार्ट्स का कैरी आउट होगा डिफरेंशिएशन, दे विल गेट डिफरेंशिएटेड इनटू द अनदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड टिश्यूज। अब मेरिस्मेटिक फेज के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो इस फेज की जो सेल्स हैं वो हमेशा डिवीजन फेज में रहती हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स। रूट पे भी प्रेजेंट होंगी, शूट अपेक्स पे भी प्रेजेंट होंगी, और इसी की वजह से एक्टिवली ग्रोथ कैरी आउट हो रही है। सेकेंड इज इलोंगेशन फेज। यहाँ पर सेल्स जो हैं वो बहुत ही मेरिस्मेटिक टिश्यू के एपिकल वाले जोन के पास प्रेजेंट हैं, और इसकी वजह से लेंथ में इंक्रीमेंट होना ऑब्जर्व हो रहा होता है। मेरिस्मेटिक फेज को हम किन चीज़ों से, किन क्राइटेरिया से, किन कैरेक्टरिस्टिक से पता लगा सकते हैं कि ये वाली सेल्स है तो मेरिस्मेटिक है? सी, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट खूब सारा होगा और छोटू सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो सेल्स कैसी होंगी? प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट इज मोर, न्यूक्लियस इज स्मॉल। सेल वॉल जो है वो एकदम प्राइमरी वाली होगी, तो बहुत ज़्यादा थिक सेल वॉल नहीं होगी। 2 सेल्स आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कनेक्टेड होंगी फॉर एक्सचेंज ऑफ थिंग्स और मटेरियल्स। इस टाइप का अगर सेलुलोजिक टिश्यू प्रेजेंट है, इस टाइप का अगर सेलुलर फॉर्म प्रेजेंट है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलोंगेशन फेज के दौरान क्या हो रहा है? जो सेल्स बन गई हैं, ये इनिशियली सेल्स थी, डिवीजन कैरी आउट हुआ, मल्टीपल डिवाइड कर रही हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं, ये हमारे पास सेल बनकर आ गई, सेल ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब इस सेल के अंदर कैरी आउट होना है प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, गौर करना ज़रा। वैक्यूल का साइज छोटा सा था, ग्रेजुअली द साइज ऑफ वैक्यूल इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे हम कहेंगे नंबर ऑफ वैक्यूल्स इंक्रीजिंग, और यहाँ हम कहेंगे साइज ऑफ वैक्यूल हैज़ इंक्रीज्ड। सेल वॉल की थिकनिंग, सेल वॉल की थिकनिंग इंक्रीज होने लगती है। न्यूक्लियस जो पहले प्रोमिनेंट था अब धीरे धीरे रिड्यूस होता रह रहा है। न्यूक्लियस पहले जो ऑलमोस्ट सेंटर में था, ऑलमोस्ट, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खिसकते छोटे से स्पेस के अंदर लिमिटेड हो गया है। तो हम प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ कैरी आउट हो रही है, वैक्यूल के साइज में इंक्रीमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इफ द साइज ऑफ वैक्यूल इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स प्लांट टिश्यूज आर गेटिंग ओल्डर और दे आर अंडर द फेज ऑफ elongation।
सेल के साइज में इनलार्जमेंट होगा, धीरे धीरे इसका साइज ही जो है वो बड़ा होता गया, तो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट भी इंक्रीज हो रहा है। इनलार्जमेंट इन सेल, प्रोटोप्लाज्म is increasing and new cell wall deposition, and that is why thickening will lead. Then आते हैं मैच्योरेशन फेज के अंदर। हमने मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज, इन दोनों की बात कर ली। तीसरा फेज आता है मैच्योरेशन फेज। अब यहाँ पे सेल्स धीरे धीरे डेड होने की तरफ मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर वैक्यूल का साइज और बड़ा, न्यूक्लियस का साइज और छोटा होता जा रहा है। सेल वॉल का जो डिपोजिशन था वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? Towards the apex, the more proximal to the phase of elongation, there lies a portion of axis which undergo the phase of maturation. Maturation phase में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? सेल का साइज मैक्सिमम अटेनमेंट की तरफ जाएगा, सेल का साइज अपने मैक्सिमम को अटेन करेगा, सेल वॉल की थिकनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट में भी मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। क्या मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे? न्यूक्लियस का साइज और ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होते होते इवेंचुअली ख़त्म भी हो सकता है। सेल वॉल बढ़ रही है, साथ साथ वैक्यूल का साइज इंक्रीज हो रहा है, वैक्यूल में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो ऑल दीज वर द चेंजेस विच आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन फेज। अब बात करते हैं कि सेल के अंदर जो ग्रोथ हुई है उसको हम मेजर कैसे करें। तो मेजर करने के दो तरीके हमारे पास, दोनों के दोनों क्वांटिटेटिवली काम करते हैं। वन मेथड इज calculation of absolute growth rate. This is the measurement in comparison of the total growth per unit time. एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर टोटल कितनी ग्रोथ हो रही है, दैट इज द रिजल्टेंट the growth which we are obtaining, or the growth rate which we are obtaining, is absolute growth rate. Second one is relative growth rate. It is calculated by per unit time with respect to the initial पैरामीटर के रिस्पेक्ट में लेटर ऑन कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो कंपैरेटिव स्टडी जब करनी है तब हम यूज़ करेंगे रिलेटिव ग्रोथ वाले फंडे को। ओके, अब कैसे कैलकुलेट करें, एब्सोल्यूट ग्रोथ हो रही है या रिलेटिव ग्रोथ कैरी आउट हो रही है? तो फॉर दैट वी कैन यूज़ द फॉर्मूला W2 माइनस W1, दैट मीन्स फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट, और ये ग्रोथ इन वेट कितने टाइम पीरियड में हुई है उससे हमें उसको डिवाइड करना है इन अ यूनिट टाइम पीरियड। रिलेटिव ग्रोथ की जब बात करेंगे तो W2 माइनस W1 तो होगा वेट फाइनल माइनस वेट इनिशियल, बट इसको हमें कंपेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वेट, इसीलिए इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं हम रिलेटिव। रिलेटिव जब भी आ जाएगा तो कंपेयर करना होगा, किससे कंपेयर करें, इनिशियली कितना था और अब कितना है। वेट कौन सा वाला लें, ड्राई वेट लें कि फ्रेश वेट को लें? तो हम कंसिडर करते हैं टू टेक ड्राई वेट, ताकि हमारे रिजल्ट एग्जैक्ट आएँ, एक्यूरेट आएँ। वाटर और मॉइस्चर की वजह से हमारे रिजल्ट हैम्पर नहीं होने चाहिए। तो ये जो ग्रोथ रेट्स हैं किसको रिप्रेजेंट करती हैं, पर यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हो रही है, उसी को हम क्या कह देते हैं, ग्रोथ रेट। ग्रोथ इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं, एरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक। एरिथमेटिक में प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, 2 से सेल्स 4 हुई हैं, 4 से 8 होंगी, 8 से 16 होंगी, एंड सो ऑन। प्रोग्रेसिवली ग्रोथ हो रही है बट इन अ लिमिटेड अमाउंट। जियोमेट्रिक ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 256 एंड सो ऑन, यानी कि पावर्स की फॉर्म के अंदर ग्रोथ ऑब्जर्व हो रही है। एरिथमेटिक ग्रोथ की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, LT, यानी किसी टाइम पे एरिथमेटिक ग्रोथ जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, इट इज रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल ग्रोथ प्लस RT फैक्टर इज फाउंड। व्हाट इज RT? R इज द ग्रोथ रेट एंड T इज दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसके अंदर हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो एरिथमेटिक ग्रोथ किस तरह से देखने को मिलती है, इनिशियली 2 cells are there, they are converting into 3 cell condition. Now this is dividing into 4, this is dividing into 8. So there is very
slow number of increment is observed. But on a contrary, if we talk about this geometrical growth rate, it shows exponential growth rate. It shows exponential growth rate and represented by W1 is equal to W2 ई की पावर आर टी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। आर क्या है? आर इज अगेन द ग्रोथ रेट, टी इज अगेन द टाइम पीरियड ऑफ द ग्रोथ, कि कितनी टाइम पीरियड के दौरान हम उस ग्रोथ को मेजर करने का काम कर रहे हैं। तो जो जियोमेट्रिक ग्रोथ कैरी आउट हो रही है, इट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इनटू अ लॉक मैनर और सिग्मॉइड ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ अलग अलग फेजेस में हो रही है। इनिशियल लैग फेज, इसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज, जहाँ पे एज सच हमें कोई भी ग्रोथ होती हुई नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन सिस्टम ग्रोथ करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जो जो फैक्टर्स चाहिए, कुछ केमिकल्स चाहिए, कोई मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स चाहिए, उन सब का फॉर्मेशन करने में लगा हुआ है। तो तैयारी चल रही है, इसलिए इसको बोला प्रिपरेटरी फेज। देन आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉग फेज। बहुत स्विफ्टली नंबर में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इस टाइम पे सेल डिवीजन हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, इसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। एक लिमिट होती है कि कितनी सेल्स बढ़ सकती हैं, जितना स्पेस है उतनी सेल्स भरेंगी। तो एक पॉइंट के बाद दूसरे फैक्टर्स जब कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं तो आ जाती है स्टेशनरी फेज, यानी अब नंबर ऑफ सेल्स और ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। तो लैग फेज इज दिस टाइम पीरियड विच इज इनिशियल फेज एंड स्लो फेज, लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज, एंड देन देयर इज अ स्टेशनरी फेज जहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बिकम फिक्स, जितनी नई सेल्स बन रही हैं उतनी पुरानी सेल्स टूट रही हैं। तो ओवरऑल देयर इज नो चेंज। फाइन। तो तीन पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। तो जो जियोमेट्रिकल ग्रोथ होती है, इसका रिप्रेजेंटेशन हमें मिलता है in the form of a sigmoid curve. So this sigmoid curve is the characteristic of living organism which are growing in the natural condition or natural environment, जहाँ पे कोई भी फैक्टर उनकी ग्रोथ को हैम्पर नहीं कर रहा, अफेक्ट नहीं कर रहा। सारी चीज़ें एज पर ईज अवेलेबल है एंड नाउ द प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब ग्रोथ के लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए? नेसेसरीज और नेसेसिटीज और नेसेसरी कंडीशंस। फर्स्ट थिंग वाटर। वाटर हम प्रोवाइड कैसे करवा रहे हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन दे रहे हैं। नेचुरली बाय रेन और रिवर प्लांट्स को वाटर मिल रहा है। किसके थ्रू अपटेक कर रहे हैं? सॉइल के थ्रू अपटेक कर रहे हैं। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज देयर फॉर द अपटेकिंग ऑफ वाटर। बिना पानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी आउट नहीं होंगी। सो दिस वाटर इज प्रोवाइडिंग अ बेसिक मीडियम फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस टू टेक प्लेस। एक मीडियम तो चाहिए ही ना सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है। व्हाई इट इज वाटर इन नेचर? बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट। देन ऑक्सीजन। फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इट इज रिक्वायर्ड। देन rate of respiration in germinating seeds is very high. Nutrients are required, minerals are required for the proper growth and development. Optimum temperature range is required. Now optimum temperature range is required. अगर इस optimum range से बहुत ज़्यादा temperature दोगे तो plants curl होने लग जाएंगे, बर्न होने लग जाएंगे, ड्राई होने लग जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो एक्सेस ठंड की वजह से जाइलरी कंपोनेंट्स में वाटर मूव करते करते फ्रीज हो जाएगा। विल्टिंग की वजह से प्लांट पार्ट्स मरने लग जाएंगे। तो एक्सेस में कुछ नहीं चाहिए, ना तो एक्सेस में ठंडा चाहिए ना तो एक्सेस में गर्म चाहिए। एक ऑप्टिमम रेंज में टेम्परेचर चाहिए। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ ग्रोथ, ईच एंड एवरी एक्टिविटी विल हैपन इन अ प्रॉपर मैनर। देन environmental signals such as light and gravity are also required
लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, शूट की ग्रोथ के लिए, ग्रेविटी चाहिए रूट की ग्रोथ किस डायरेक्शन में होनी है उसको गवर्न करने के लिए। प्लांट पार्ट्स के अंदर ग्रोथ हो गई, बट ग्रोथ होने की वजह से अभी तक जो भी टिश्यूज बने, जो भी सेल्स बनी, सारी एक जैसी हैं। नाउ वी नीड टू डिफरेंशिएट देम, उनको अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप करना ज़रूरी है। तो एक ही जैसी सेल्स जो कि एपिकल रीजन पे ग्रो कर रही है, शूट और रूट पे, उनको स्पेसिफिक बनाना है कि वो अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ को बनाने के लिए खुद के अंदर चेंजेस ला सके। उनकी सेल वॉल में कुछ चेंजेस हों, उनके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप हों, कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट स्ट्रक्चर एलिमिनेट हो जाएं। तो ये सारे के सारे चेंजेस किसके थ्रू आते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रैकियरी एलिमेंट्स की सेल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। इनिशियली लिविंग थे, बट डिफरेंशिएट होकर ट्रैकिया के कंपोनेंट्स बना रहे हैं, तो इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा, इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इलास्टिसिटी डेवलप करने लगेगी, सेल वॉल में लिग्नोसेल्यूलोजिक यानी लिग्निन प्लस सेल्यूलोज की बनी हुई सेकेंडरी सेल वॉल बनने लगेगी, जो इनको और ज़्यादा हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करेगी। पर्पस क्या है? नीचे से लेके ऊपर तक अप टू सो लॉन्ग डिस्टेंस इनको वाटर का कंडक्शन करना है। तो वाटर कंडक्शन करने के लिए जो चैनल्स चाहिए, जो पंप्स चाहिए, वो चैनल्स क्रिएट करने का काम कर रहे होंगे xylary एलिमेंट्स। सो व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन? एक सेल थी, सबसे पहले इसके अंदर मैच्योरेशन कैरी आउट हुआ, अब ये ही अलग अलग लीनिएज के थ्रू अलग अलग टाइप की सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं। फिक्स हो गई, अब इसमें डिवीजन की पावर नहीं है, डेथ हो सकती है, या सेल डिवीजन करके वापस से इसी फेज को रिप्रेजेंट कर सकती है, रिपीट कर सकती है। तो डी डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि इनिशियली पावर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट थी, इनिशियली पावर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट थी, डिफरेंशिएशन हुआ, डिवीजन की पावर खत्म हो गई, फिर से जब ज़रूरत पड़े तो डिवीजन की पावर अपीयर हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। तो देखो कब कब कैसा कैसा हो रहा है। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू है तो डिवीजन की पावर प्रेजेंट है, डिवाइड करेगा, फिर ये स्ट्रक्चर बनाएगा कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम जो बनेंगे, इनकी वजह से क्या होगा? परमानेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन गई। लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी सेकेंडरी ग्रोथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, उस टाइम पे ये कॉर्क कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम फिर से डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। तो क्या हो रहा है देखना ज़रा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर देयर, इनके अंदर हो रहा है डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल की बात करें, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिफरेंशिएशन होकर बन गए ये कैम्बियम, बोथ टाइप ऑफ कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। अभी डिवीजन की पावर नहीं है, ज़रूरत पड़ी इन्होंने खुद को कर लिया डी डिफरेंशिएट, रीगेन्ड पावर ऑफ डिवीजन, और ये पावर ऑफ डिवीजन ऑब्टेन करने के बाद इन्होंने क्या करा? अब इन्होंने नए जाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट बनाने शुरू कर देगा वेस्कुलर कैम्बियम। जो कॉर्क कैम्बियम है वो कॉर्क के कंपोनेंट बनाने शुरू कर देगा। तो यस, एक बार डिवीजन की पावर लॉस्ट होने के बाद रीडिफरेंशिएशन की फिनोमिनन से जो पावर गई है उसको रीगेन किया जा सकता है, बट हर एक प्लांट पार्ट्स में नहीं होगा, सिर्फ कैम्बियम वाले रीजन के अंदर ये एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब जो प्लांट्स हैं ये शो करते हैं ओपन ग्रोथ काइंड ऑफ सिस्टम, यानी कि यहाँ पे हमें इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट दो टाइप के फैक्टर्स की वजह से ओवरऑल ऑन अ ब्रॉडर लेवल ग्रोथ हमेशा देखने को मिलती है। और ओपन ग्रोथ प्लांट में प्रेजेंट होती है, इसका मेजर क्रेडिट किसको जाता है? मेजर क्रेडिट जाता है प्रेजेंस ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज को। बिकॉज मेरिस्मेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है, ये कंटिन्यूसली डेफिनेट टाइम तक डिवीजन की एक्टिविटी को शो कर सकते हैं। डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सम टोटल ऑफ ऑल काइंड ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज, जिनके अंदर डिफ्रेंशिएशन भी आ जाएगा, जिनके अंदर ग्रोथ भी आ जाएगी। तो दोनों को जब क्लब करेंगे तो टर्म आ रही है हमारे पास डेवलपमेंट। हियर इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म कॉल्ड प्लास्टिसिटी। क्या कहता है? प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अलग अलग
स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के दौरान। तो ये प्लास्टिसिटी की वजह से कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर के अंदर हेटेरोफिली देखने को मिलती है। यानी जुवेनाइल फॉर्म या यंग फॉर्म की बात करें तो लार्कस्पर के अंदर लीफ कुछ ऐसी सी नज़र आ रही है, बट अडल्ट फॉर्म के अंदर इसकी लीफ कुछ ऐसी ग्रो कर जाएगी। लाइकवाइज बटरकप की अगर बात करें, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में लीफ में फ्रंट साइज बहुत बिग है, बट अगर यही सेम बटरकप वाला प्लांट एक्वेटिक सिस्टम के अंदर ग्रो करवा दें, हम पानी के अंदर ग्रो करवाएं, तो लीफ की जो एरिया है कटी फटी सी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। पूरी तरह से प्रोमिनेंट और डेवलप फॉर्म के अंदर लीफ जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में अलग अलग तरीके से ग्रोथ को शो करना, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का सम टोटल है डेवलपमेंट। इसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जेनेटिक हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर बाहर के लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्लांट के अंदर कन्वर्जन करवाती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ग्रो करवा देती है परमानेंट टिश्यू के अंदर। कितने टाइप के परमानेंट टिश्यूज़ हैं, सिंपल वाले कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स वाले कौन से हैं, उनका डिफरेंशिएशन एंड ऑल, ये सारी बातें हम ऑलरेडी एनाटॉमी में कर चुके हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हम आज पढ़ रहे हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फाइटो हार्मोन्स भी होंगे और एक्सटर्नल फैक्टर भी होंगे। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में हमने ब्रीफली आइडिया ले लिया है, बट हार्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं, इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन, कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम कंटिन्यू कर रहे होंगे हमारे कल के लेक्चर के अंदर। सो गाइस, सी यू टुमारो। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी, स्टे fit and fine, and if you want to take admission in IIT, JEE, NEET or any foundation program, you can contact on this number for my classroom. Good luck, bacha. Bye bye.